हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। मैं इसमें आपको 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं ये सभी के सभी ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? विश्व साझी संपदा से अभिप्राय उस संपदा से है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसी संपदा, ऐसी संपत्ति जिस पर किसी एक का नहीं पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं विश्व साझी संपदा। इसके कुछ उदाहरण देने के लिए भी आपको कह सकता है एग्ज़ाम में। तो इसके उदाहरण हैं पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। पृथ्वी के वायुमंडल पर किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिस पर किसी एक देश का दावा नहीं है, सभी देश अपना दावा करते हैं और सभी देश इसका अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। समुद्री सतह पर भी किसी एक देश का अधिकार नहीं है, सभी का इस पर अधिकार है, इसलिए ये सभी विश्व साझी संपदा में आता है। बाहरी अंतरिक्ष, जैसा कि आप लोग सभी देखते होंगे कि बहुत सारे अभियान अंतरिक्ष के लिए हो रहे हैं, तो सभी देश कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये एक विश्व साझी संपदा है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के 2 उपाय लिखिए। क्योंकि विश्व साझी संपदा पर किसी एक देश का तो अधिकार है नहीं, इसलिए इसका अंधाधुंध प्रयोग भी हो रहा है जिससे कि ये खराब हो रहा है। तो इसकी रक्षा के लिए हमें कुछ उपाय भी सुझाने हैं। तो इसके लिए 2 उपाय आपको बताने पड़ेंगे एग्जाम में। तो पहला उपाय है सीमित प्रयोग। अगर हम विश्व साझी संपदा का सीमित प्रयोग करें तब भी इसका इतना नुकसान नहीं होता है। और जागरूकता पैदा करना, सबसे बड़ी बात होती है कि जागरूक बनाना। लोगों को अगर हम इसके बारे में जागरूक करेंगे तभी तो वो इसका सही से उपयोग करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन क्या था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन सन 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ। क्या हुआ कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित। उसके 20 वर्षों बाद 1992 में ब्राज़ील के एक महत्वपूर्ण शहर रियो डी जेनेरियो में एक पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। संयुक्त राष्ट्र मतलब ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ संगठन है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? क्या हुआ था कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ उपाय सुझाए गए थे, तो उन उपायों उसके लिए कुछ सिफारिशें की गई थी, तो उन सिफारिशों को एजेंडा 21 कहा जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कोई भी नाम। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना तथा विरोध क्यों होता है? एक कारण लिखिए। तो विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना तथा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ विकसित देशों ने इन पर अधिकार जमा लिया है। अब हम या क्यों इतना शोर कर, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है? तो भारत और चीन को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। तो क्या हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ था जापान में जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए थे और कुछ बाध्यताएं थीं कि सभी देश को उसका पालन करना है। बट उसमें भारत और चीन को कुछ छूट दी गई। वो छूट इसलिए मिली कि जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने औद्योगिकरण के दौर में आज से 100-200 साल पहले अपना औद्योगिकरण करके ग्रीन हाउस गैस छोड़कर अपना तो विकास कर लिया, बट भारत और चीन में तो औद्योगिकरण अभी शुरू हुआ है, इसलिए उनको भी अपना विकास करने की इजाज़त देने के लिए उन्हें छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में उनका कुछ खास योगदान नहीं था। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है,
स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, कैपिटल है। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का कोई एक कारण बताएं। तो पर्यावरण प्रदूषण का कोई एक कारण लिखना है तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हो जो आपको याद हो या पता हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जनसंख्या की वृद्धि। तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो उससे लगातार ही संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए एक प्रदूषण हो रहा है। अब इसी प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन है, का कोई एक उपाय लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। अगर जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो प्रयोग कम होगा और इससे पर्यावरण संरक्षण बढ़ेगा। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ और किस देश में हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में हुआ था, जापान में। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, संरक्षण अधिनियम कब पारित या पास किया? भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास किया। ठीक है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण के लिए 2001 में एक अधिनियम पारित किया था। हमारा 13वां क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूलवासी किन्हें कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी उन्हें कहा जाता है जो किसी मौजूदा देश में बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही देश में रहते चले आ रहे हैं, हम उन्हें मूलवासी कहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो। इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।